नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अंक में मैं सहकारी समितियों के निर्वाचन से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन, दावा आपत्ति का निष्पादन, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन और मतदाता सूची के अपडेशन की प्रक्रिया की आपसे चर्चा करूंगा। कल के मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, कल के अंक में मैंने आपको यह बताया था, इसकी जानकारी दी थी कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पत्रांक 717 जो मई में निकला है, मई माह 24 में निकला है, उसमें मतदाता सूची की तैयारी और निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। यह तो विदित है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना बिहार में निबंधित सभी प्रकार की सहकारी समितियों, चाहे वे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित हो या बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित हो, चाहे वे प्राथमिक स्तर की समिति हों या केंद्रीय स्तर की या राज्य स्तर की, उन सभी के प्रबंधकारिणी के निर्वाचन, मतदाता सूची की तैयारी सहित के पर्यवेक्षण संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी, पूर्ण अधिकारिता बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना को प्राप्त है। एक बात मैं आज पुनः बता देना चाहता हूँ कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के सेक्शन 17 में, 2008 की धारा 17 में स्पष्ट प्रावधान है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की, बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 और बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 या अन्य अधिनियमों पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में। बिहार सहकारी नियमावली, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 59 के रूल 20 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि मतदाता सूची की तैयारी और निर्वाचन के संचालन की जिम्मेदारी भी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को ही है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मैं बता देना चाहता हूं कि गत अंक में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि किस तरह बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 200 दिन पूर्व सहकारी समिति के निर्वाचन की तिथि से 200 दिन पूर्व ही संबंधित समिति के लिए प्रखंड के पर्यवेक्षी पदाधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से की जानी चाहिए। संबंधित सहकारी समिति को निर्वाचन देयता की 180 दिन पूर्व, निर्वाचन देयता की तिथि से 180 दिन पूर्व प्रबंधकारिणी समिति की बैठक प्रारूप मतदाता सूची पर विचार करने के लिए बुलानी चाहिए और 15 दिन पूर्व इसकी नोटिस देनी चाहिए और इस बैठक में पर्यवेक्षी पदाधिकारी को भी रहना चाहिए तथा प्राप्त आपत्ति का भी निष्पादन किया जाना चाहिए। और उसके बाद एक समेकित सूची, प्रारूप मतदाता सूची की, मतदाता की एक समूची प्रारूप मतदाता सूची की एक समेकित सूची, जिसमें विगत निर्वाचन के मतदाता की सूची के साथ साथ नए नाम जोड़ने और हटाने की भी चर्चा हो, संबंधित प्राधिकार को समर्पित कर देना चाहिए ताकि वे निर्वाचन प्रस्ताव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को भेज सकें। संबंधित प्राधिकार को यह निर्देश है कि किसी भी सहकारी समिति की निर्वाचन देयता की तिथि से 120 दिन पूर्व उन्हें निर्वाचन से संबंधित प्रस्ताव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को नियमानुकूल भेजना होगा। नियमानुकूल का मतलब है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निर्वाचन के संबंध में भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ निर्वाचन शुल्क के मद में अदा की गई राशि का विस्तृत विवरण होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि प्रति मतदान केंद्र 5,000 रुपया शुल्क निर्धारित है और एक मतदान केंद्र पर 700 वोटर को होना है। तो शुल्क की अदायगी तो संबंधित समिति को करना है, तो जो अपना निर्वाचन प्रस्ताव दे तो उसको शुल्क की अदायगी के संबंधित विस्तृत विवरण यथा यूटीआर नंबर, बैंक का नाम, बैंक के शाखा का नाम, तिथि तो देना ही होगा जिला सरकार संबंधित सक्षम प्राधिकार को। साथ ही समिति का नाम, निबंधन संख्या, प्रस्तावित मतदाताओं की संख्या और समिति की अद्यतन विधि भी प्रेषित करना होगा।
नियमानुकूल प्रस्ताव से संबंधित इसके संबंध में मेरा यही मत है। इसलिए सक्षम प्राधिकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी निर्वाचन प्रस्ताव उनके समक्ष प्राप्त हो तो उसमें निर्धारित निर्वाचन शुल्क हो, उसकी अदायगी का UTR नंबर हो, बैंक का नाम हो, बैंक की शाखा का नाम हो, तिथि हो, साथ ही प्रस्तावित मतदाताओं की संख्या और संबंधित सहकारी समिति के विधि की अद्यतन प्रति भी उपलब्ध हो, क्योंकि इन्हें निर्वाचन प्राधिकार को प्रेषित करना पड़ेगा। अब मैं एक बार फिर सक्षम प्राधिकार की स्थिति पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। सक्षम प्राधिकार निर्धारित है। यदि राज्य स्तरीय समिति है या शीर्ष सहकारी समिति है तो उसका प्रस्ताव भेजने के लिए सक्षम प्राधिकार निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी है। यदि प्रमंडलीय स्तरीय समिति है तो प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सक्षम प्राधिकार है। जिला के मामले में या जिला के अंदर सहायक निबंधक सहयोग समितियों द्वारा निबंधित प्राथमिक सहकारी समिति के संबंध में सक्षम प्राधिकार जिला सहकारिता प्राधिकारी है। परंतु दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों के संबंध में या दुग्ध संघों के संबंध में सक्षम प्राधिकार प्रबंध निदेशक कमफेड है। यही चुनाव का प्रस्ताव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को भेज सकते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्रस्ताव को कोई चुनाव प्रस्ताव ऑनलाइन भेजा जाना है, यह तय है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को प्रेषित किया जाने वाला निर्वाचन प्रस्ताव ऑनलाइन भेजा जाएगा, नियमानुकूल भेजा जाएगा। अब सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि निर्धारित करता है। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की जो तिथि होती है, जो अधिसूचना होती है, उसमें विस्तृत विवरण रहता है। उसमें निर्धारित रहता है कि किस तिथि तक संबंधित सहकारी समिति सक्षम प्राधिकार को प्रारूप मतदाता सूची 3 प्रतियों में प्रेषित करेगी, किस तिथि को सक्षम प्राधिकार को वह मतदाता सूची 3 प्रतियों में निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेषित करना है। यह मैं सुधार दूं कि संबंधित सहकारी समिति को सक्षम प्राधिकार को 4 प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची प्रेषित करना है, क्योंकि 3 प्रति तो संबंधित सक्षम प्राधिकार को निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेषित करना होता है और 1 कॉपी उनको ऑफिस कॉपी के रूप में रखना होता है। यह भी निर्धारित रहता है कि किस तिथि से किस तिथि तक दावा और आपत्ति सुना जाएगा, प्राप्त किया जाएगा और किस तिथि को उसका निर्धारण किया जाएगा और अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन कब होगा। यह सहकारी समिति की प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के कार्यक्रम में प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकार की मैंने पहले भी चर्चा कर दी कि कौन सक्षम प्राधिकार होगा जिसको समिति अपना मतदाता सूची भेजेगी। जिला के अंतर्गत सहायक निबंधक द्वारा निबंधित सहकारी समितियों के संबंध में सक्षम प्राधिकार जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, उनको सूची प्रेषित किया जाएगा। प्रमंडलीय स्तर की निबंधित समिति के मामले में सक्षम प्राधिकार प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां हैं और राज्य स्तर की या शीर्ष सहकारी समिति के मामलों में सक्षम प्राधिकार निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी हैं। अब सक्षम प्राधिकार से जो सूची प्राप्त हो जाए तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जिला सहकारिता प्राधिकारी या संबंधित सक्षम प्राधिकार को। पहले तो सहकारी समिति को ही ध्यान रखना चाहिए कि उसने जो निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित किया है और उस समय जो उसकी प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद यदि कोई नाम जोड़ा गया है या यदि कोई नाम हटाया गया है तो सूची संलग्न करके प्रपत्र 1M में उसका प्रपत्र 1M में वह प्रेषित किया जाना चाहिए। उसमें प्रपत्र 1M में के साथ एक ये भी दिया गया है कि वह उन सदस्यों का नाम लिखे जिनको समिति से हटा दिया गया है। और प्रबंधकारिणी समिति की विशेष बैठक हुई थी, उस समय निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। हो सकता है उसके बाद एक अंतराल हो जाए, इस अंतराल के बीच हो सकता है कोई नए सदस्य बने हों। सदस्य बनने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित है। मैंने कल भी इसकी चर्चा कर दी थी, थोड़ी सी चर्चा मैं फिर कर देता हूँ। किसी व्यक्ति को प्रबंधकारिणी समिति भी सदस्य बना सकती है या फिर बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959
के रूल 7 में सदस्य बनाए जाने के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसी को सदस्य बनाया जा सकता है या सदस्यता खारिज होने की स्थिति में उसकी अपील सुना जा सकता है। बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम की धारा 23 में सदस्य बनाए जाने से संबंधित प्रावधान है। हो सकता है इन प्रावधानों का उपयोग करते हुए इस बीच की अवधि में कुछ नए लोग सदस्य बनाए गए हों, तो उनका नाम मतदाता सूची में जुटना चाहिए। इसी तरह हो सकता है कुछ नए सदस्य तो बनाए गए हों, तो कुछ सदस्य मृत हो या उनको सदस्यता सूची से उनका नाम हटा दिया गया हो, तो उनका भी उल्लेख होना चाहिए। मृत सदस्यों के बारे में तो पूरी संतुष्टि के बाद उनका नाम हटना चाहिए, और सदस्यता से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, इसकी चर्चा मैंने की थी। तो यह समिति जो मतदाता सूची समर्पित करेगी सक्षम प्राधिकार को, वो प्रपत्र M1 में समर्पित करेगी, जिसमें संलग्न होना चाहिए कि किनको सदस्य नया बनाया गया है, किनको जोड़ा गया है। अब सक्षम प्राधिकार के पास मतदाता सूची आ गई, तो मतदाता सूची के संबंध में समिति को एक सावधानी और बरतने की जरूरत है, संबंधित सहकारी समिति को, कि वो योग्यता कॉलम में व्यक्ति की योग्यता का वर्णन कर दें। बिहार सहकारी समिति नियमावली में के रूल 8 में उल्लेख है कि कौन कौन व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 में चर्चा है कि योग्यता का उल्लेख विधि में है, विधि जो मापदंड निर्धारित करता है। इसी तरह बिहार सहकारी समिति नियमावली का रूल 23 का सब सेक्शन 1 और 2 में वैसी योग्यताओं की चर्चा है जिसके साथ हुए कोई व्यक्ति प्रबंधकारिणी सदस्य के पद का दावेदार नहीं होगा या डेलीगेट के रूप में नामजद नहीं होगा। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, जब मैं नामांकन की प्रक्रिया की चर्चा करूंगा। यही स्थिति बोर्ड का सदस्य होने की योग्यताओं के संबंध में बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम की धारा 26 में उल्लेख है। इसकी चर्चा मैं अगली बार करूँगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो मतदाता सूची में सदस्य हो सकता है, उनमें से कुछ सदस्य अभ्यर्थी भी हों, तो अभ्यर्थी की जो योग्यताएं हैं उसका उल्लेख जो 23 में है कि यदि कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं हो या सोसाइटी का व्यक्तिकर्मी हो या बकायदार हो या किसी अन्य सोसाइटी का व्यक्तिकर्मी हो या उस पर कोई सोसाइटी के संविधान संबंधित इंक्वायरी चल रहा हो या उसको सेक्शन 48 के तहत अवार्ड की कार्रवाई चल रही हो या उसके विरुद्ध किसी मामले में न्यायालय ने जो सोसाइटी से संबंधित मामला न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, इस तरह का प्रावधान है। इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा लेकिन उसको योग्यता का कर देना चाहिए कि हाँ इसको सेक्शन 41 के तहत योग्य किया गया है या 48 में इस पर अवार्ड डिक्री दिया गया है या 40 में सरचार्ज किया गया है, ताकि निर्वाचन पदाधिकारी जो नामांकन सूची की समीक्षा करें तो उनको सहूलियत हो। इसलिए समिति को यह इंगित कर देना चाहिए, और यदि समिति इंगित करके नहीं भेजती है तो संबंधित सक्षम प्राधिकार यदि उनके पास सूचना उपलब्ध हो तो मतदाता सूची का प्रपत्र का जो कॉलम है उस कॉलम में योग्यता कॉलम है उसमें योग्यता का जिक्र कर देना बेहतर होगा। अब मतदाता सूची प्राप्त हो जाने के बाद सक्षम प्राधिकार की जिम्मेवारी है कि उसकी जाँच कर लें कि जो निर्वाचन प्रस्ताव के संबंध में समय जो मतदाता सूची गई थी बता दी गई थी उसके बाद किनका नाम हटाया गया है, किनका जोड़ा गया है, और यदि उन्हें कुछ असंगत लगे तो वे संबंधित समिति से परीक्षा करके सुधार भी कर सकते हैं। अब तिथि निर्धारित को उनको संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को मतदाता सूची 3 प्रतियों में भेजना होगा। केंद्रीय समिति और जो राज्य स्तरीय समिति है उसमें डेलीगेट की सूची जाती है, प्राइवेट सोसाइटी में व्यक्तिगत सदस्य की सूची जाती है। तो योग्यता कॉलम में डेलीगेट या समिति की योग्यता का भी उल्लेख होना चाहिए, उनका प्रपत्र होता है। इसमें मैं चर्चा आगे करूँगा आगे क्या होगा। अब जब मतदाता सूची का प्रारूप मतदाता सूची का समर्पण हो गया निर्धारित तिथि को, तो फिर निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेवारी बनती है। एक चीज़ मैं और बता दूंगा यहाँ कि प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त करते समय संबंधित सक्षम प्राधिकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि समिति के जो पदाधिकारी हैं, प्रबंधक का अध्यक्ष हो या सचिव हो, उनका प्रत्येक पेज पर साइन हो, साथ में अंतिम में साइन, मोहर और प्रमाण पत्र हो कि इतने सदस्य हैं, जिसमें से इतने सदस्य पूर्व में थे, इतने सदस्य नए जुड़े गए हैं, हटाए गए हैं। उसके बाद फिर संबंधित सक्षम प्राधिकार जो भी स्थिति हो, प्राथमिक सहकारी समिति के में जिला सहकारिता पदाधिकारी
प्रत्येक पेज पर अपना साइन करेंगे, अंत में अपना मोहर और दस्तखत के साथ हस्ताक्षर तिथि के साथ हस्ताक्षर करके उसको प्रेषित करेंगे निर्वाचन पदाधिकारी को। निर्वाचन पदाधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करना है। क्वाइट नेचुरल है कि उनको भी अपने प्रत्येक पेज पर अपना दस्तखत करना होगा और मोहर हस्ताक्षर करके मोहर मारना होगा, तिथि देना होगा। तब वे विहित स्थानों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेंगे। अब विहित स्थान में हुए कि निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय हुआ, समिति का कार्यालय हुआ, और जो सक्षम पदाधिकार हैं जैसे प्राथमिक सहकारी समिति के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, या दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के संबंध में संघ के प्रबंध निदेशक का, या दुग्ध संघ के संबंध में कम्फेड के MD का कार्यालय, उनमें प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना चाहिए कम से कम। अब प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद एक अन्य सूचना का प्रकाशन भी करना होगा निर्वाचन पदाधिकारी को। निर्वाचन पदाधिकारी को ये सूचना का प्रकाशन करना होगा कि जिसमें उनको वर्णन करना होगा कि उनको संबंधित सोसाइटी का मतदाता सूची प्राप्त हुआ है जिसमें इतने सदस्य हैं, इसमें दावा और आपत्ति प्राप्त करने की इतनी तिथि निर्धारित है, अतः अपना दावा आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित कर दें। एक उन सूचना उनको आम सूचनाओं को निर्गत करना होगा, यह उनके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अब जिस मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया उस पर दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए कई उप निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रावधान पहले से किया गया है, उनकी नियुक्ति की जा सकती है। उप निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सहमति से होती है, जो प्रखंड के पर्यवेक्षी पदाधिकारी होते हैं। अब दावा आपत्ति के लिए प्रपत्र निर्धारित है। ऐसा नहीं कि कोई सादा कागज में दावा आपत्ति दे देगा तो उसका स्वीकार करने योग्य नहीं है, उसे सादा सिरे से खारिज कर देना चाहिए। जो विहित स्थानों पर सूचना का प्रकाशन हुआ उसको प्रपत्र 2 में होगा, जिसमें निर्वाचन पदाधिकारी दावा आपत्ति आमंत्रित करेंगे। लेकिन नाम हटाने की से संबंधित या नाम हटाने की आपत्ति या नाम जोड़ने का दावा प्रपत्र M3 में किया जाएगा। और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नाम हटाने का दावा वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है, क्योंकि उनको मतदाता सूची में अपने नाम के क्रमांक का जिक्र करना होगा। नाम जोड़ने का दावा कोई भी व्यक्ति कर सकता है विहित प्रपत्र में, लेकिन उसके साथ साक्ष्य देना होगा, संबंधित शेयर की रसीद या प्रवेश शुल्क या फिर कोई अन्य दावा, जैसे विगत मतदाता सूची में उनका नाम रहा हो, विगत मत होगा तो उसको भी विगत मतदाता सूची में नाम का जो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है उसको भी संज्ञान में लिया जा सकता है। अब कुछ ऐसी विशिष्टियाँ हैं दावा आपत्ति के संबंध में जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। सादे कागज पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और एक प्रपत्र में एक ही आदमी का दावा होगा, नाम जोड़ने का हो नाम हटाने का हो, एक प्रपत्र में एक ही होना चाहिए। नाम जोड़ने के दावा के साथ साक्ष्य होना चाहिए, नाम हटाने के दावा वही कर सकता है जिनका संबंधित सहकारी समिति के मतदाता सूची में जिनका नाम है। एक निर्वाचन पदाधिकारी को यह सुविधा दी गई है कि प्रपत्र M4 में वह नाम शुद्ध करने का भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। किसी से नाम शुद्ध करने का भी आवेदन, कोई विशिष्टि में गलती हो गई हो तो नाम शुद्ध करने का भी आवेदन दिया जाएगा, प्रपत्र 4 में दिया जाएगा। अब इन सभी दावा आपत्तियों को विधिवत सुनवाई करनी होगी। जैसे नाम जोड़ने के लिए कोई किसी ने दावा किया है तो संबंधित व्यक्ति को बुलाना होगा। निर्वाचन पदाधिकारी चाहे तो समिति को भी सूचना दे सकते हैं, समिति के प्रबंधक को बुला सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जिला संबंधित सक्षम प्राधिकार से उदाहरण के लिए प्राथमिक सहकारी समिति के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी से एडवाइस मांग सकते हैं। इसी तरह से नाम हटाने के लिए यदि कोई दावा दिया हो तो उसमें जिसने दावा किया है उसको और जिसका नाम हटाया जा रहा है उसको भी बुलाया जाए, समिति से भी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किया जाए और जरूरत पड़ने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी से भी तकनीकी सलाह प्राप्त किया जाए। स्थिति यह है कि निर्वाचन पदाधिकारी को प्रत्येक दावा आपत्ति के प्रत्येक आवेदन पर अपना, चाहे वो प्रपत्र M3 में हो या प्रपत्र M4 में हो जो नाम जोड़ने शुद्ध करने से संबंधित है, एक मुखर आदेश पारित करना होगा। संक्षेप में उसमें कारण देना होगा कि क्यों उनका दावा स्वीकृत किया गया, तो क्यों कारण क्या है, आदि स्वीकृत किया गया तो कारण क्या है। देखिए, नाम हटाने के संबंध में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नाम हटाने के संबंध में कई तरह के दावे आ सकते हैं कि उस व्यक्ति मृत हो गया है, तो मृत होने का जब तक सक्षम साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो जाए तो इस संबंध में निर्णय रहना चाहिए। इसी तरह से नाम हटाने के संबंध में जो बहुत सारे होंगे कि हाँ वो उस आदमी ने यहाँ रहता नहीं है
या दूसरी जगह मतदाता सूची में उसका नाम है। तो इस तरह की चीज़ों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सदस्यता विवाद है और इस तरह का मामला का निर्णय बिहार सहकारी समिति अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत डिस्प्यूट की श्रेणी में आता है, जिसमें सक्षम न्यायालय ही निर्णय ले सकता है। तो हमारे जो निर्वाचन पदाधिकारी है उनको इन सब मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। अब दो तरह की स्थिति हो गई, एक नाम जोड़ने की, नाम हटाने की, या प्रविष्टि शुद्ध करने की, ये स्थिति हो गई है। अब इससे संतुष्ट हो गए, रीजनल ऑर्डर पास कर दिया। रीजनल ऑर्डर की कॉपी भी यदि चाहेगा तो 2 रुपये प्रति पेज के दर से जमा करके प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति। इसलिए मुखर आदेश पारित करने में सावधानी होनी चाहिए। इन सबों के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करना है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करने के संबंध में हो सकता है कि कुछ नाम जुटे, तो जो अंतिम मतदाता सूची समर्पण के समय में प्रारूप मतदाता सूची समर्पण के समय 1617 नाम थे और 10 नाम यदि जुट गए हों तो 1617 के बाद 1618, 1619, 1620 में वो नाम जुटेंगे। इनकी विधिवत सूचना होगी, विधिवत आदेश होगा। तो इस तरह से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उस पर भी निर्वाचन पदाधिकारी को दस्तखत करना होगा, मुहर देना होगा, तिथि देना होगा। और यह अंतिम मतदाता सूची 9 प्रतियों में होगा। एक प्रति तो निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय अभिलेख में रहेगी, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पत्र पर प्रकाशित होगा, फिर 4 प्रति निर्वाचन कार्य में प्रयोग होगा, एक प्रति संबंधित समिति को दिया जाएगा, एक प्रति संबंधित सक्षम प्राधिकार को दिया जाएगा जिसने मतदाता सूची प्रेषित किया है, और एक प्रति संबंधित थाना प्रभारी को दिया जाएगा, ताकि वे नामांकन के समय उपस्थित रहें और यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी पर कोई वारंट वगैरह हो तो वह व्यक्ति आत्मसमर्पण करने के बाद ही नामांकन कर सके। प्रारूप मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद M6 में इसके प्रकाशन की सूचना निकलेगी और M7 में DCO द्वारा इसकी सूचना बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जाएगी। लेकिन प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी का काम समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अपडेशन की प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची का में सुधार किया जा सकता है। ये अपडेशन का काम नॉर्मली नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक जारी रहता है, बशर्ते कि प्राधिकार कोई अलग से आदेश निर्गत करके उसकी अवधि को सीमित न कर दे। तो अपडेशन के लिए भी जो दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा उसके लिए भी प्रपत्र M3 है और नाम शुद्ध करने के लिए प्रपत्र M4 है। अपडेशन में के क्रम में यह है कि निर्वाचन पदाधिकारी को यह भी अधिकार है कि यदि कहीं 2 जगह नाम है तो एक नाम को विलोपित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको बहुत सावधानी की जरूरत है, पूरा तरह संतुष्ट हो जाने की जरूरत है। सबसे पहले जो भी अपडेशन के में एक परिवर्तन है एक नियम में, इसको ध्यान में रखना होगा कि अब जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उसके लिए एक विहित प्रपत्र निर्धारित है, प्रपत्र 8, उसमें उनको सूचना प्रकाशित करना होगा कि नाम जोड़ने का है, नाम हटाने का है या नाम शुद्ध करने का है। सूचना प्रकाशित करके प्रपत्र 8 है, जहाँ तक मुझे याद है प्रपत्र 8 को सूचना प्रकाशित करेंगे और इस पर आपत्ति प्राप्त करेंगे संबंधितों से। 3 दिनों के समय रहेगा, यदि कोई आपत्ति नहीं होता है तो फिर उस पर अपना उनका मुखर आदेश पारित करके नाम जोड़ना है, नाम हटाना है, शुद्ध करना है, यह कार्य करना पड़ेगा। यह अंतिम रूप से मतदाता सूची अब तैयार हो गया। लेकिन इस सूची अपडेशन वाली सूची को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। यह केवल नाम, जहाँ अंतिम प्रकाशन हुआ था यदि 1500 पर, तो यदि नाम जुड़े गए हैं तो 1501, 1502 के अंदर नाम जुड़ जाएगा और इसी मतदाता सूची के आधार पर निर्वाचन का कार्यक्रम संपन्न होगा। एक चीज़ मैं शुरू में कहना भूल गया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही उसको प्राधिकार के वेबसाइट पर भी अपलोड कर देना चाहिए, प्रारूप मतदाता सूची को, ताकि लोग उसको देख सके कि क्या उनका नाम है कि नहीं। जैसे पैक्स निर्वाचन में मेरे ही पैक्स का जो प्रारूप मतदाता सूची था, मैंने उसको देखा कि उसमें क्या है, गड़बड़ी है नहीं है, उसके हिसाब से मैंने कार्रवाई की थी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और प्राधिकार ने मुझे निर्देश दिया है कि आपको प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन प्राधिकार की वेबसाइट पर करना है। अब अपडेशन की जो सूची है उसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। उसी सूची के आधार पर हम उस सूची को की एक प्रति संबंधित सक्षम प्राधिकार को, जिससे प्राथमिक सहकारी समिति के मामले में DCO को देने की जरूरत है और अभिलेख भी रखने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई जरूरत हो तो उसकी जानकारी प्राप्त की जा सके। अब जिस मतदाता सूची के आधार पर निर्वाचन का कार्य संपन्न होगा, तो निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि उस मतदाता सूची को फिर प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करें, मुहर मारें, डेट डालें और उसको बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के साइट पर अपलोड कर दें। तो संक्षेप में
मैंने प्रारूप मतदाता सूची के समर्पण, दावा आपत्ति के निष्पादन, मतदाता सूची के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया की आपको जानकारी दी। इस चीज़ में मैं अंत में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि एक बार मतदाता सूची अपडेट हो जाने के बाद नामांकन की तिथि के 10 दिन पहले तक का समय है। निर्वाचन पदाधिकारी उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, और यदि इस संबंध में कोई निर्णय होगा तो बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा या कोई सक्षम न्यायालय के आदेश से। तो मतदाता सूची में कोई भी परिवर्तन इसके बाद अपडेशन के बाद या तो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेश से होगा या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से। इसी तरह एक अन्य बात है कि यदि सक्षम प्राधिकार ने प्राथमिक सहकारी समिति के संबंध में या फिर जिला की अन्य समितियां हैं उसके संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने प्रारूप मतदाता सूची समर्पित कर दी डीसीओ को, तो वे पूरक मतदाता सूची नहीं भेज सकते हैं। इस पर भी ध्यान की जरूरत है। और मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, मैं आपको फिर दीपावली के महान पर्व की शुभकामनाओं आपको देता हूँ। दीपों का त्यौहार आपके जीवन में प्रकाश भर दे, ये मेरी इच्छा है। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी बातों को मैं कहीं कोई आपको टिप्पणी हो तो उस पर टिप्पणी भी आप दे सकते हैं, उसको मैं टिप्पणी को मैं पढ़ूँगा। फिर मैं अगले में उपस्थित हूँगा सहकारी समिति के निर्वाचन की नामांकन की प्रक्रिया के जो प्रावधान है उसके साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ दीपावली।